विल द रियल शाहरुख खान प्लीज स्टैंड अप? ये सवाल मन में क्यों आता है? इसका जवाब देने से पहले आई जस्ट वांट टू प्रीफेस दिस वीडियो बाय सेइंग दैट दिस इज़ नॉट अ बायोग्राफी वीडियो। मुझे उनके फैमिली हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कहाँ बड़े हुए या उनकी फैमिली कहाँ से आती है, कहाँ रहती थी आउटसाइड ऑफ व्हाट इज़ कॉमन नॉलेज। नॉट आर वी हियर टू टॉक अबाउट हिज फेवरेट डिश और हिज लेटेस्ट कार या उनके घर में कितने कमरे हैं। ये हमारी वीडियो का पॉइंट नहीं है, ना ही हम यहाँ पे गॉसिप करने आए हैं। आई एम नॉट हियर टू स्प्रेड रूमर्स और स्लैंडर हिम। दिस इज़ अ फ्री व्हीलिंग conversation about the kind of roles that he's taken over the years and just an examination of his talent and his career graph as an actor and as an actor only. So IPL fans will have to excuse me. शाहरुख खान का नाम लेते ही हर जगह से एक्सट्रीम रिएक्शंस मिलते हैं। उनके जो फैंस होते हैं आप पे चिल्लाते हैं, उनके जो हेटर्स होते हैं, डिट्रैक्टर्स होते हैं, वो आप पे चिल्लाते हैं। चार लोगों में अगर शाहरुख खान का नाम ले लो तो कोई भी ऑब्जेक्टिव रहकर, न्यूट्रल रहकर बात नहीं करना चाहता। एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट because I think he's a very good actor who sometimes maybe gets so involved with the machinery of filmmaking that it starts to affect his performance. अगर आप 80s 90s में बड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से करी थी। वो टीवी पर फौजी, सर्कस ऐसे शोज में आया करते थे। इलाज करना आता है, समझे? जितना बोला जाए उतना करो, चिंता मनी। लेट्स गो। शाहरुख खान ने जो कैरेक्टर्स फौजी और सर्कस में प्ले किए थे वो बिल्कुल पोलर ऑपोजिट्स थे एंड पीपल बिगैन टू टेक नोटिस। प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स बिकेम इंटरेस्टेड इन साइनिंग हिम फॉर देयर अपकमिंग फिल्म्स। ऑफ कोर्स उनका ऑफिशियल फिल्म डेब्यू फिल्म दीवाना से हुआ था, वेयर ही वाज पिटेड अगेंस्ट एन एजिंग एंड स्लाइटली आउट ऑफ शेप ऋषि कपूर। अगर आपने दीवाना फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि, एंड स्पॉयलर्स अहेड इन केस आपने नहीं देखी है, तो आपको पता होगा कि शाहरुख खान फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म में तो है ही नहीं। First half belongs to Rishi Kapoor. Shah Rukh Khan comes in the second half of the film after the intermission. Now, even then, he left an indelible mark on the film. Shah Rukh Khan's boundless energy was obvious even this early in his career. Let's take a look at the song that introduces him in the film. कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। इस गाने में बाइक चलाते हुए, डांस करते हुए, गाना गाते हुए शाहरुख खान ने अपनी अराइवल को अनाउंस किया एंड वी ऑल टुक नोटिस। And it didn't end there. The film's second song, ऐसी दीवानगी कहीं देखी नहीं, again saw Shah Rukh Khan jumping in the air, throwing himself about and simply enjoying every moment of being an actor. शाहरुख खान का जो दिलीप ताहिल के साथ सीन था उसको भी काफी नोटिस किया गया, उसकी भी काफी तारीफ हुई थी। नाम के बोझ तले तो नहीं दबा रहता। क्या बकते हो? सुनते हैं आप लेकिन समझते नहीं हैं कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक घटना है, एक हादसा है कि मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे बाप हैं। ना हमने कई एक्टर्स को आते जाते देखा है, कईयों ने अपने डेब्यू किया, कुछ सक्सेसफुल रहे, कुछ सक्सेसफुल नहीं रहे, but I doubt we've ever seen anyone make their debut with so much confidence and so much enthusiasm. And this was not a one-off thing either. In this period, we saw Shah Rukh Khan holding his own against many popular and even acclaimed actors. केस इन पॉइंट, शाहरुख खान ने नाना पाटेकर के अगेंस्ट काम किया राजू बन गया जेंटलमैन में, उन्होंने नसीरुद्दीन शाह के अगेंस्ट काम किया चमत्कार में, एंड कभी हाँ कभी ना में, both of which were very interesting performances full of energy and spontaneity. Of course, कभी हाँ कभी ना is considered by many to be Shah Rukh Khan's best performance, and rightfully so. एंड उन्होंने जैकी श्रॉफ के अगेंस्ट काम किया इस पीरियड में इन किंग अंकल, एंड किंग अंकल अगेन इन माई ओपिनियन वाज वन ऑफ जैकी श्रॉफ्स बेस्ट परफॉर्मेंसेज. ही वाज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स एंड शाहरुख अगेन हेल्ड हिज ओन अगेंस्ट जैकी श्रॉफ इन दैट फिल्म. All this of course culminated in him being cast opposite Sunny Deol in Dar. अब सनी देओल उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस किंग हुआ करते थे, द बॉक्स ऑफिस चैम्प. अगर आप सनी देओल की फिल्म देखने जाते थे तो आपको पता होता था कि एक्शन होगा, ड्रामा होगा, बेसिकली फिल्म पैसा वसूल होगी जैसा उस ज़माने में कहा जाता था. एंड डर was no different when it was launched. It was meant to be a Sunny Deol vehicle, and if you've seen the film, and again spoilers ahead for those who have not, सनी देओल डर में नेवी ऑफिसर होते हैं जो कि शाहरुख खान को एंड में मार देते हैं, एंड ही इज द वन हु गेट्स द गर्ल इन द एंड. बेसिकली सनी देओल्स कैरेक्टर सेट्स एवरीथिंग राइट बाय द एंड ऑफ डर. Now the 90s were a different time, and nowadays a film like Dar would probably result in a lot of controversy, and rightfully so. But back then
it was a different time, and the force of Shah Rukh Khan's performance meant that a character who was written as a villain, याद रखिए कि उस फिल्म के अंदर जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है राहुल का, वो एज अ विलन लिखा गया था, बट शाहरुख खान की परफॉर्मेंस इतनी डेविस्टेटिंगली चार्मिंग थी that he became an anti-hero more than a villain. तुम शादी पे नहीं आए? नहीं, मैं यहाँ पर था नहीं। अच्छा अच्छा। है कहाँ वो आजकल? अरे शादी के बाद आदमी कहाँ होता है? सपनों के स्वर्ग में। हनीमून पर गया है? हाँ। कहाँ पर? Audiences उस कैरेक्टर के साथ sympathize करने लगी. Now whether that's a good thing or a bad thing, I don't know. Psychologists and sociologists would probably be able to answer that. But it's important from an artistic standpoint. ये शाहरुख खान के टैलेंट का डेमोन्स्ट्रेशन था, शाहरुख खान के पैशन का डेमोन्स्ट्रेशन था, शाहरुख खान के एंथुजियाज्म का डेमोन्स्ट्रेशन था कि उन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर जो कि एज अ विलन लिखा गया था एंड हु बाय ऑल मीन्स शुड हैव बीन हेटेड बाय ऑडियंसेस, ही टर्न्ड हिम इनटू एन आइकॉन, सो मच सो दैट आज तक डर को शाहरुख खान की फिल्म माना जाता है और सनी देओल की फिल्म नहीं माना जाता. And just from a technical standpoint, it's a curiously detailed performance that he gave in डर. आप ऑब्जर्व करेंगे कैसे वो कभी कभी किसी पॉइंट पे अपना हाथ ऐसे फोल्ड करके रखता है अपने मिड सेक्शन पे, ऑलमोस्ट एज इफ ही इज होल्डिंग अ शील्ड अगेंस्ट हिज बॉडी. मे बी वो कैरेक्टर अपना हाथ शील्ड के तौर पर इसीलिए रखता है क्योंकि जब वो बड़ा हो रहा था तो उसे बुली किया जाता था, and he sort of got used to holding an object in front of his body to protect himself from his bullies. सोचता हूँ उसके हस्बैंड को मार डालो. Fantastic! ये हुई ना मजे वाली बात. And these are the curious details that you'll be able to observe if you watch that performance closely. And of course, that world famous stuttering that eventually became his trademark. किरण. Now it's important to note that around this time, 3 films came out that showed us that Shah Rukh Khan was not somebody that you could ignore. These films were Bazigar, Anjam and Dar. Not necessarily in that order, but these 3 films came out around the same time. Now शाहरुख खान लकी थे कि उन्हें बाजीगर जैसी फिल्म करने को मिली या उन्होंने खुद इस रोल को चूज किया. I don't really know, but from what I understand, he really did pursue the role after it was rejected by nearly every other big star in the country at the time, and he did his best to convince the producers to give him a chance. Now जैसा कि अपने शुरुआती करियर में कर ही रहे थे, वो अजय शर्मा के रोल में भी एक बर्निंग पैशन लेकर आए जो आज तक हमने स्क्रीन पे देखा नहीं था. सीमा की मौत को 1 साल होने को आया है. अरे अब तो उसका कातिल खुदकुशी भी कर चुका है. हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है. कुछ नहीं हो सकता है. He made Ajay Sharma so much more than just a villain or an anti-hero. हमने अपनी आंखों के सामने सिनेमा को बदलते देखा इस फिल्म के जरिए, स्पेशली जो 2 शॉकिंग सीन्स थे. वन जहाँ पे वो डेब्यूटेंट शिल्पा शेट्टी को ऊपर छत से नीचे फेंक देते हैं. मुझे माफ कर देना. एंड सेकेंड, जब वो शिल्पा शेट्टी की ही फ्रेंड अंजलि को मारकर उसकी बॉडी सूटकेस में डालकर उसको पानी में बहाते हैं. नाउ दीस वर शॉकिंग सीन्स. हमारे फिल्मी हीरो ये सब किया नहीं करते थे, बट वी वेंट अलोंग बिकॉज शाहरुख प्लेड दीज सीन्स विद सो मच पैशन, विद सो मच कन्विक्शन एंड सो मच चार्म दैट वी कुडंट हेल्प बट गेट स्वेप्ट अवे. सेम टाइम पे अंजाम नाम की फिल्म आई थी जिसमें शाहरुख खान ने फिर एक विलनस कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, and his total commitment and enthusiasm for the role was evident once more. अंजाम में एक बार फिर शाहरुख खान का बॉयज चार्म और एनर्जी देखने को मिली. इस गाने में अगर आप देखेंगे तो शाहरुख खान एक पॉइंट पर कार की डिक्की में से निकलकर कार की छत पे खड़े होकर डांस करते हैं और फिर डांस करते करते कार की खिड़की में से चलती कार के अंदर घुसते हैं. Now these kind of acts we hadn't seen before. This almost disregard for personal safety. Our heroes tended to be a little more conservative when it came to saving themselves from bodily harm. But almost ऐसा लगता है कि शाहरुख खान इतने खुश हैं ये करते हुए, that he's so ecstatic at being given this opportunity to perform that he's giving it everything he has. Boyish charm और crazy antics के होने के बावजूद शाहरुख खान एट द एंड ऑफ द डे इस फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे थे जिसका अंजाम जो है, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, काफ़ी दर्दनाक होता है. टू दिस डे अंजाम रिमेन्स द डार्केस्ट फिल्म ऑफ शाहरुख खान्स करियर एंड इट वाज नॉट अ ग्रेट बॉक्स ऑफिस सक्सेस ईदर, बट it really helped in cementing his reputation. It really helped in adding to the growing legend that was beginning to surround this young actor. जुहू पुलिस स्टेशन, मैं प्लॉट नंबर 18 7th रोड से बोल रहा हूं. यहां पर किसी का खून होने वाला है, आप जल्दी से आ जाइए. इन 3 फिल्म्स जिनकी अभी हमने बात करी, बाजीगर, डर और अंजाम, इनका इफेक्ट ऐसा था
कि अगर शाहरुख खान ने इस पॉइंट पर फिल्में बनाना छोड़ दिया होता, अगर वो एक्टिंग से रिटायर हो गए होते, he still would have been remembered as a legend. इन फिल्म्स के बाद शुरू हुआ what I like to call the middling period of शाहरुख खान career. मिडलिंग क्यों? क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी एवरेज फिल्म्स आई और इनमें शाहरुख खान की परफॉर्मेंसेज अनरिमार्केबल रही. शाहरुख खान ने इस ज़माने में काफ़ी फॉरगेटेबल फिल्म्स करी. His output ranged from insipid films like Guddu, Ram Jaane, English Babu Desi, Mem, Zamana Deewana, Trimurti, to the outright bizarre and surreal Oh Darling Ye Hai India. Now, ऐसा नहीं है कि शाहरुख खान ने इस ज़माने में बिल्कुल ही अच्छा काम नहीं किया. He was quite unforgettable and lovable in films like Yes Boss, for example. जो भी चाहो वो मैं पाऊं. उस फिल्म का गाना मैं कोई ऐसा गीत गाऊं was another landmark song of शाहरुख खान's career. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो. मैं कोई Now it's impossible not to fall for his charms in that song. And then there's the hauntingly beautiful scene जहाँ पे आदित्य पंचोली जूही चावला को ले जा रहे होते हैं और शाहरुख खान अपने ऑफिस के अंदर खड़े होकर देखते रह जाते हैं. Or his scenes with Reema Lagoo. Now all these scenes were interesting scenes inside of an interesting film and played rather well by Shah Rukh Khan. He also performed quite well under the masterful direction of Yash Chopra in the film Dil To Pagal Hai. His intensity was once more on display and frankly quite admirable in many scenes in Dil To Pagal Hai. Or Paas Wala scene, for example. और जो फिजिकल फियरलेसनेस जो हमने शाहरुख खान के करियर की शुरुआत में देखी थी, वो आपको दिल तो पागल है में भी कुछ पॉइंट्स पे देखने को मिल जाती है. साथ ही साथ शाहरुख खान के करियर का कंफर्टेबल पीरियड शुरू होने लगा था. Now, why do I say comfortable? Because around this time he simply became content to give the audiences what he thought they wanted. But जैसा कि स्क्रीन राइटिंग एंड डायरेक्टिंग लेजेंड बिली वाइल्डर ने एक बार कहा था, the audience is fickle. आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ऑडियंस को क्या चाहिए. But Shah Rukh Khan tried nonetheless, and in my opinion, in doing so, he became boring and predictable, where once he had been fresh and unpredictable. Now this period started off quite well, with Shah Rukh Khan starring in Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. मैं आपसे एक बात और कहना चाहता था. क्या? ये इस फिल्म में उन्होंने रोमांटिक हीरो को रीडिफाइन किया था. जहाँ पे अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने एंटी हीरो को रीडिफाइन किया था. दिस टाइम ही हैड हिज साइट्स सेट ऑन द रोमांटिक हीरो आर्केटाइप. एंड जस्ट लाइक विद एवरीथिंग एल्स अप टू दिस पॉइंट, ही सक्सीडेड विद फ्लाइंग कलर्स एंड गेव एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. मुझसे प्यार हो गया, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और मैं भी तुमसे प्यार करने लगा. There was Shah Rukh Khan once more, leaving an indelible mark on yet another genre, on yet another convention. पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद आया वो दौर और फिर आई वो फिल्में जिन्हें मोस्ट एसोसिएट किया जाता है शाहरुख खान के नाम से. I personally like to call him his dark side films, but that's just my opinion. But I really feel that none of these films pushed him in any meaningful way. They didn't offer anything new. ये फिल्में थी कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, मैं हूँ ना, and of course his and his friends' love letter to his own persona, Om Shanti Om. None of these films ruffled our feathers. None of these films moved us in any meaningful way. Shah Rukh Khan at this point had simply become comfortable doing the same thing over and over again. Now I can hear Shah Rukh Khan's fans sharpening their pitchforks and baying for my blood. But what can you do? This is just my opinion. Obviously इस कंफर्टेबल पीरियड में कुछ ऐसी फिल्म्स भी थी जिनमें शाहरुख खान ने इंटरेस्टिंग काम किया. संजय लीला भंसाली ने फॉर एग्जाम्पल उनको अच्छा पुश किया देवदास में. मैं अपने हिस्से की दौलत जला रहा हूं, तुम चाहो तो अपना हिस्सा बचा लो. देवदास का वो सीन जिसमें शाहरुख खान खुद का श्राद्ध करते हैं. It's quite operatic and haunting really. ये क्या पागलपन लगा रखा है? वापस आ मेरे पास. इस पीरियड में शाहरुख खान ने आशुतोष गोवारिकर की स्वदेश में भी काम किया था. ये उनके करियर की लीस्ट फ्लैशी और मोस्ट कंट्रोल परफॉर्मेंस है. हम सब एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हम सब ही दोषी, क्योंकि समस्या हम खुद ही हैं. मैं, आप, हम सब.
Now, he has dialed up the emotion in some of the scenes, but without resorting to any sort of histrionics or overacting. इस दौर की एक और इंटरेस्टिंग फिल्म थी चक दे इंडिया. Now, this was more like the shocking films that he used to do early on in his career. Obviously, इस फिल्म का वो 70 मिनट वाला सीन काफी फेमस हुआ था. क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये 70 मिनट इस टीम का हर प्लेयर अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया हॉकी खेल गया, तो ये 70 मिनट खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता. But in my opinion, the best scene of this film, the most shocking scene of this film was when he lines up all the girls और वो उनका introduction लेते हैं. Now this scene was shocking and subversive for me for one reason. Here we had an actor who'd spent the last decade or so of his life romancing girls on screen and giving everyone else impossible standards to live up to when it comes to romance. Here he was being mean and yelling at the same sort of girls who had probably grown up fantasizing about him. जब भी मैं शाहरुख खान की फिल्म देखता हूँ तो मैं इस शाहरुख खान की तलाश में रहता हूँ. हर टीम में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है और इस टीम का गुंडा मैं हूं. The Shahrukh Khan that shocks us, the Shahrukh Khan that subverts our expectations. But by and large इस comfortable period में ये वाला शाहरुख खान मिसिंग था. इस comfortable period में एक और फिल्म आई थी जो कि मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग थी as far as शाहरुख खान's performance goes, and a lot of you will disagree with me, but that's life. ये फिल्म थी रब ने बना दी जोड़ी. Now this film was marred by an absurd screenplay, but शाहरुख खान की performance उस फिल्म में काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, especially as सूरी. अब यार मेरी लव स्टोरी बनाते. कुछ 10-15 साल अपने comfortable period में बिताने के बाद one gets the feeling that something has changed inside of Shah Rukh Khan. Now I think this change started when he did the film My Name is Khan. Again, this film was let down by its directing, but Shah Rukh Khan's performance in the film, while not shocking by any means, was quite commendable and frankly faultless. And this is my son. He wasn't a terrorist either. My son. इस टाइम पर एक और फिल्म आई थी which was ignored by the fans and the critics alike, but I thought Shah Rukh's performance in it was terrific. ये फिल्म थी Don 2. Now again, this film suffers from bad writing and insipid direction, but Shah Rukh Khan's performance in the film is top notch. बैंकॉक में सबसे अच्छा इटालियन रेस्टोरेंट कौन सा है? क्या मतलब? मतलब मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को खत्म करने के बाद आज रात इटालियन डिनर किया जाए. You know, spaghetti bolognese, a glass of red wine. Huh? What? Nobody likes Italian? पहली वाली फिल्म में वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाए थे मेरे हिसाब से. Of course, वो अमिताभ बच्चन की एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, and that in itself is a Herculean and nearly impossible task. And he couldn't quite pull it off the first time around. But his second try was mesmerizing. इससे पहले जो शाहरुख खान ने विलन और एंटी हीरो के रोल प्ले किए, उससे ये कैरेक्टर बिल्कुल अलग था. This time around, this character loved being the bad guy. He loved being the villain in the story. He enjoyed his time. He relished in chewing the scenery around him. मेरी नजरें तुम लोगों पर हर वक्त लगी रहेंगी, स्पेशली तुम पर. So no drinks, please. And get this damn helicopter to buzz off. It's spoiling the mood, sweetheart. All this resulted in one of the most overlooked performances of Shah Rukh Khan's career, in my opinion. Don 2 के बाद शाहरुख खान ने एक बार फिर यश चोपड़ा के साथ काम किया. फिल्म थी जब तक है जान. In this film, he channeled his younger self once more for the flashback scenes, and he managed to bring back some of the energy that he was known for early on in his career. यार वो कपूर अंकल रेंट पे पूछ रहे थे यार. कह रहे थे आज फ्लैट खाली करना है. अबे यार तू चुपचाप से बुझी रहा. कपूर अंकल को मैं देख लूंगा. पक्की बात. Around the time he also did Reis, and he was very good in that film also. That film really showed us what he's capable of as an actor once he gets down to it. गुजरात की हवा में व्यापार है साहब. मेरी सांस तो रोक लो, लेकिन इस हवा को कैसे रोकूं? The film was marred by a weak screenplay, and I think that's why it didn't quite click with the audiences. But again, once more, Shah Rukh Khan's work was outstanding. And it was great to see him not worrying about what the people want, because remember, like Billy Wilder said, the audience is fickle. Recently, Shah Rukh Khan form में तो आ गए हैं, but you get the feeling that somehow he's different. Obviously, उनको लाइफ के experiences हुए हैं, उन्होंने इतनी सारी फिल्में करी हैं, and he's a changed man. He's not the same boy we met 20-30 years ago. अब उन्हें technical side की ज़्यादा knowledge है, he knows more about camera angles and editing and certainly VFX, क्योंकि उनकी तो खुद की VFX company भी है. And you get the feeling that somewhere
all this technical know-how is somewhere weighing him down slightly. जो उनकी करंट परफॉर्मेंसेज है उनमें आपको एक ऑनेस्टी तो दिखेगी, ट्रूथ तो दिखेगा, बट एक कंसर्न भी दिखेगा टेक्निकल साइड के लिए, और उस वजह से उनकी परफॉर्मेंसेज का जो इमोशनल ट्रूथ होता है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है. Now let's take a look at Shah Rukh Khan's film Fan, for example. Now Fan, like Om Shanti Om before it, was a love letter to Shah Rukh Khan's persona. But unlike Om Shanti Om, Fan had a decent story, a serviceable screenplay, and it contained a challenge for Shah Rukh Khan. It required him to do 2 roles after a very long time. Not only did he have to play 2 roles, he had to play them realistically and with a certain level of grit. क्योंकि मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, जिस मकाम पे भी हूं, अपने फैंस की वजह से. And of course, Shah Rukh Khan rose to the challenge admirably. अब यही रोल किसी और एक्टर ने किया होता तो हम उनके तारीफों के पुल बांधते हुए थकते नहीं, बट क्योंकि शाहरुख खान के केस में हमें पता है कि वो सीन्स को कितनी ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट होती है जब हम देखते हैं कि फिल्म में कोई भी आउटस्टैंडिंग या मेमोरेबल सीन्स नहीं है. And of course, like I said before, Shah Rukh Khan's performance in Fan is very good, but sadly, at the end of the day, it's not very memorable. Now, maybe you can argue that the screenplay of Fan doesn't do Shah Rukh Khan justice, or that the filmmakers held him back. But this is Shah Rukh Khan that we're talking about here. The same Shah Rukh Khan that 20-30 years ago would take unremarkable characters and turn in unforgettable performances. और Fan में ये missing था. It was an interesting performance that was maybe lost behind too much visual trickery. आपने सब कुछ बोला, सॉरी नहीं बोला. And Shah Rukh Khan seemed content to explore the technical side of bringing these characters to life. And then of course M0 came out. Shah Rukh Khan once more did an admirable job. Zero has some interesting scenes and certainly some flashes of brilliance as far as Shah Rukh Khan's performance is concerned. तेरी अय्याशियां खत्म. अरे जाओ जाओ, गाड़ी में तेरी लेके जा रहा हूँ. ले जाओ गाड़ी ले जाओ यार. और लगी नहीं है मुझे कुछ. Now if you've seen Zero and if you've seen the behind the scenes stuff that they've put out, तो आपको पता होगा कि कितनी मेहनत लगी थी, कितना VFX का काम लगा था to convincingly make Shah Rukh Khan into a little person. And of course the visual effects are very good. Who am I to say that they're not? But at the same time, इस फिल्म के कुछ scenes इतने अजीब हैं that I think everyone that was involved in the making of this film, including Shah Rukh Khan himself, became far more interested by the prospect of bringing this character to life through visual effects, and they became less interested in creating a character that was consistent and plausible. I understand that times are different and we live in 2020 and certain things have advanced and we cannot go back to the way things were, and that's fine. But my question is this: if in 1989 Kamal Hassan can play a little person with so much conviction and so much pathos and with far less technology, do we really need so much paraphernalia around Shah Rukh Khan? कहाँ से पकड़ लाई हो, सर्कस से क्या? एक हना हंस मत हाँ. In my opinion, instead of aiding Shah Rukh Khan in his quest for emotional truth when he's playing the character, all this stuff only gets in the way. And the final result is a strange blend of technical wizardry and dismal storytelling. So much so that I think Zero is one of the most bizarre films of Shah Rukh Khan's career. लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी बबीता जी. महादेव की कसम, भगवा सिंह के मंडप से भागने में भी मोहब्बत थी, और इसके यहाँ रह जाने में भी चालाकी है. चालाक है ये. How do you bear this guy, Babu? For the past 10 months, you चुप कर यार. अगर आपको लग रहा है कि मैं शाहरुख खान के रिसेंट आउटपुट को लेके unnecessarily harsh हो रहा हूँ, तो I'd like to suggest an exercise to you. Take Shah Rukh Khan's recent films, and without actually going back to them, just jot down all the memorable moments that come to mind. Now go back to his earlier films and do the same. The difference between the number of memorable scenes in his earlier films and the number of memorable scenes in his recent films will be staggering. And that is the yardstick by which I judge Shah Rukh Khan. But ज़्यादा complain नहीं करनी चाहिए. I'm actually glad that he's now taking on roles that he wouldn't have taken on even 10 years ago. But I think ये भी मानना पड़ेगा कि शाहरुख खान अब वो bumbling imp नहीं रहे जिनसे हमारा introduction हुआ था all those years ago. Maybe he knows too much of everything now. Maybe knowledge holds him back. Maybe experience has blunted his edge. I don't know.
But what I do know is that he has a mountain of talent that is maybe nowadays buried under the weight of his own stardom, or his knowledge, or his world weariness. Maybe simply acting, and the prospect of being known only as an actor no longer appeals to him. मैं psychologist नहीं हूँ तो मैं definite answer नहीं दे पाऊँगा. These are some of my guesses. So now we wait. We wait for him to emerge out of the debris that surrounds him, that weighs him down. We wait for him to rise up and take his rightful spot among the greats of Indian cinema. और जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक शाहरुख खान फुल फॉर्म में वापस नहीं आते, तब तक मन में ये बातें चलती रहेंगी, तब तक ये सवाल उठते रहेंगे और मैं कहता रहूँगा, Will the real Shah Rukh Khan please stand up?